बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जिसे निगरां वज़ीर आला मिल गया है। आज़म खान सूबे के निगरां वज़ीर आला बन गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आज़म खान से हलफ लिया। आज़म खान ने तकर्री पर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया, साथ ही शफाफ इलेक्शन करवाने के अज़्म का इजहार भी किया। कोई इजलास हुआ ना ही बहस और तकरार। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और अपोजिशन लीडर साथ बैठे और निगरां वजीर आला का नाम फाइनल करके पंजाब को पीछे छोड़ दिया। साबिक चीफ सेक्रेटरी आजम खान को निगरां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरां वजीर आला आजम खान से हल्फ लिया। मोहम्मद आजम खान, सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। इससे कबल आजम खान ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में तकर्रुरी पर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया, साथ ही शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए अपना प्लान भी बता दिया। इनकी मेहरबानी है, ये सबने कंसेंसस के ऊपर नाम किया हुआ है। हमारा तो ये रोल है कि उनको सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट, ये सब उनको कंप्लीट सपोर्ट देना। एक फंक्शन तो यही है गवर्नमेंट का। ये उम्मीद करेंगे कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह। निगरां वजीर आला के नाम की समरी मंजूरी के लिए गुज़िश्ता रात गवर्नर हाउस भिजवाई गई थी, जिसके बाद गवर्नर ने आज एलामिया जारी किया था। महमूद खान ने वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया। वज़ीर आला हाउस से रुखसती पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी दी। महमूद खान 4 साल 5 माह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर फाइज रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो निगरां वज़ीर आला ने हल्फ उठा लिया, लेकिन पंजाब का निगरां वज़ीर आला कौन होगा ये अब तक फाइनल ना हो सका। पंजाब के निगरां वज़ीर आला के लिए 4 नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तरफ से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम भिजवाए गए हैं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने आहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम भेजे हैं। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चारों उम्मीदवारों के प्रोफाइल 22 जनवरी को होने वाले इजलास में पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन 22 जनवरी को ही निगरां वज़ीर आला पंजाब के नाम का ऐलान करेगा और फाइनल नाम गवर्नर पंजाब को भिजवाएगा। इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात आइला फैसल, माहिर तालीम अरीबा शाहिद और मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर साहब। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। क्या वजह है कि सोसाइटी में ऐसे वाक़यात आखिर रूनुमा क्यों हो रहे हैं? तो ये है कि हमारे माशरे और समाज के अंदर इन खराबियों को खत्म करने के लिए कुरान के और दीन के करीब करने की जरूरत है। ये नौजवान बहनों की और नौजवान भाइयों की तरबियत कुरान के नकूश और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की रोशनी में होना चाहिए, जिसमें सब्र करना, अपनी बात को नीचा कर लेना, इनकसारी पैदा करना, तवाज़ु और आजिज़ी को इख्तियार करना, इसका शरीयत के अंदर हुक्म दिया गया है। इसी को फरोग देने की जरूरत है। इसमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तालीमी इदारों की इंतजामिया को भी भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। मुफ्ती साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आयला साहबा, ये वीडियो आपने देखी होगी, स्कूल के अंदर इस किस्म के वाकयात होना, क्या कहेंगी इस पर आप? एनालिसिस यही है कि अक्सर ऐसा होता है कि तलबा जो है वो ग्रुप की शक्ल में इख्तियार करके किसी को टारगेट इस तरीके से कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो बच्चे कर रहे हैं उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है और देखने की जरूरत है, उनके पेरेंट्स से बात करने की जरूरत है। और जिस जाहिर है जो विक्टिम है इसके अंदर, जिसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उसकी भी जाहिर है ज़हनी कैफियत के ऊपर ही असर अंदाज होता है। तो उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है। ये चीज बढ़ती जा रही है, जाहिर है स्कूलों में होती है और अब सोशल मीडिया की वजह से ये सामने आ रही है। तो स्कूल्स में भी एंटी बुलिंग कैंपेन चलाने की जरूरत है। वालिदैन को, बच्चों को ये सारी चीजें सिखाने की जरूरत है। और जो फॉर एग्जांपल जिन पे तशद्दुद किया जाता है बच्चों को, उनको भी सिखाने की जरूरत है कि इस तरह का कोई वाकया हो तो किस तरह से टीचर्स को, स्कूल काउंसलर्स को और पेरेंट्स को जो है वो अलर्ट करना है और फिजिकल सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जा सकती है। बच्चे इस तरीके की चीजें एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कूल लगने के लिए कर रहे होते हैं, या किसी को जो है किसी लड़ाई के बेसिस पे, किसी पेटी डिस्प्यूट के ऊपर जो है कोई झगड़ा हो जाए तो उसके लिए जो है वो चीजें की जा रही होती हैं। तो दिस इज माय एनालिसिस। आइला साहिबा, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने उठाया है और यही नुक्ता मैं अरीबा शाहिद साहिबा के पास भी लेके जाऊँगा। अरीबा साहिबा, आप बताइएगा, किरदार साजी और तरबियत, जिम्मेदारी आखिर किसकी है? बच्चे आखिर किस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं?
जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है वो पिछले 24 घंटे में मतलब बहुत वायरल हुई है और बहुत सारे लोगों ने देखी है। जो मेरी पहली रिएक्शन थी उस वीडियो जब वो मेरी नज़र के सामने से गुजरी कि वो तमाम बच्चियां जो उस वीडियो में हैं वो उम्र में बहुत छोटी हैं। ऑब्वियसली पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वालिदैन की है, नॉट जस्ट टू कीप अ चेक कि वो क्या देख रहे हैं, बट अगर उसके देखने की वजह से वो अपने बच्चों के मिजाज में कोई तब्दीली महसूस कर रहे हैं तो उनके साथ बैठें, इंगेज करें, बात करें। सो मोर देन स्कूल्स आई वुड पुट द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पेरेंट्स। बिल्कुल, जिस डायरेक्शन में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आयला साहबा ये भी हमें बताइएगा कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स को किस तरह का किरदार अदा करना पड़ेगा? बच्चों की काउंसलिंग ये कितनी ज़रूरी है? जब कोई भी बच्चा स्कूल से घर आता है और वो कहता है कि मतलब पता चलता है वालिदैन को या पेरेंट टीचर मीटिंग में बताया जाता है कि ये फॉर एग्जांपल घर मतलब ये किसी के साथ किया गया है या इन्होंने किसी को मारा है, तो अक्सर देखा गया है या तो टीचर्स उस चीज़ को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करते या तो पेरेंट्स जो है वो उस चीज़ को लाइटली लेते हैं कि अगर मेरे बच्चे ने किसी को मारा है तो चलो उसने कुछ किया होगा। इस टाइम पे पेरेंट्स का भी बड़ा रोल होता है कि अगर आपको किसी की चीज़ पसंद नहीं आई तो दिस इज नॉट द वे टू शो अग्रेशन में, किसी को आपने बुली नहीं करना। और इसी तरीके से एहसास, एम्पैथी, ये सारी चीजें आपने डेवलप करनी होती हैं बच्चों की डेवलपमेंट के अंदर, जो कि हम एज ए माशरा भी लैक कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि ये काफी मॉब टाइप की मेंटालिटी है। नंबर वन थिंग बीइंग कि आप टॉलरेंस क्रिएट करें अपने सराउंडिंग्स में लोगों की और एक हेल्पिंग एटीट्यूड की तरफ जाएं। और जब स्पेशली पेरेंट्स देख रहे हैं कि बच्चों में एक अग्रेशन है या इस तरह की तरफ कोई चीज जा रही है तो उसको एड्रेस करें बिफोर के इट गेट्स टू लेट, लाइक इन दिस केस। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अरीबा साहिबा ये पैदा हो रहा है कि जो बच्चों का रवैया है इसमें अगर तब्दीली रूनुमा होती है तो इसकी मॉनिटरिंग किस तरह मुमकिन हो पाएगी वालिदैन के लिए और असातिज़ा इकराम के लिए? प्राइवेट स्कूल्स में पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, उनका मकसद सिर्फ एकेडमिक प्रोग्रेस को डिस्कस करना नहीं होना चाहिए। दे शुड ऑल्सो फोकस ऑन बिहेवियरल साइकोसोशल इश्यूज जो बच्चों में आ रहे होते हैं। और क्योंकि पेरेंट्स अपनी जगह एक इम्पोर्टेंट, जाहिर है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे की लाइफ में, और फिर टीचर की ऑब्जर्वेशन भी इक्वली वैल्यूएबल है। तो वो दोनों मिलके एज अ टैग टीम भी काम कर सकते हैं। आई थिंक ये इन चीजों पे गौर करना, इन चीजों को नॉर्मल लाइफ में लेकर आना और अमली तौर पे करना बहुत अहम है। बिल्कुल, टीचर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी सबकी इक्वली जिम्मेदारी बनती है। आयला फैसल साहिबा, अरीबा शाहिद साहिबा और मुफ्ती ज़ुबैर साहब, इस अहम मामले पर आप तीनों ने गुफ्तगू की, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पंजाब में आम इंतखाबात कब होंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। तो इलेक्शन कमीशन ने दोनों फरीक़ैन और गवर्नर पंजाब को मुतवक्के तारीखें बता दी हैं। मज़ीद इसी सिलसिले में बात करेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ने दोनों फरीकैन और गवर्नर पंजाब को 4 दिन के जो है वो तारीखें बताई हैं कि इन तारीखों के अंदर जो है वो इलेक्शन करवा सकते हैं। जो इलेक्शन कमीशन की जरिए तजावीज़ दी गई हैं उसके मुताबिक 9 से 12 अप्रैल के दौरान जो है वो पंजाब के अंदर इंतखाबात जो है वो करवाए जा सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि ये मुनासिब तारीखें हैं जिनके अंदर वो इलेक्शन करवा सकते हैं। गवर्नर पंजाब को, स्पीकर पंजाब असेंबली को खतूत भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन तारीखों के हवाले से लिख दिए गए हैं और इस पर गवर्नर पंजाब जो है वो मुशावरत कर रहे हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और मुल्क के मुआशी हब की चाबी किसे मिलेगी? रोशनियों के शहर पर किसका होगा राज? बल्दियाती इलेक्शन के 6 रोज बाद भी फैसला ना हो सका। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने सियासी जमातों से राबते तेज कर दिए हैं। सईद गनी ने हाफिज नईम को अपने नाम के साथ मेयर लगाने का मशवरा दे दिया। हाफिज नईम कहते हैं किसी भी एतबार से पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में नंबर 1 नहीं। मुस्लिम लीग नून ने मेयर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी है।
बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने सियासी जमातों से राब्ते तेज कर दिए। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी का वफ़द PTI सेक्रेटेरिएट जा पहुंचा, जहां साबिक वफाकी वजीर अली जैदी की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। इस पार्टी की जो नंबर पोजीशन अगर होती ना, यकीन करें तो मजमूज में हमारी पार्टी में इतना हौसला है कि हम उनको मुबारकबाद भी देते और उनसे ये कहते कि भाई हम आपके साथ जाएं ना जाएं, आप मेयर बनाएं। ये फैसला तो अब तक है कि मेयर के अलावा हम जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान फॉर्म 11 को असर 9 देखने के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ। 40 के करीब यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिसमें हम समझते हैं कि हमारे मैंडेट को चुराया गया। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सईद गनी की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ़द मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह की रिहाइशगाह पर पहुंचा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का कहना था कि उनकी पहली चॉइस और तरजीह जमात इस्लामी के साथ मेयर लाना है। हाफिज साहब एक काम करें, बड़ा आसान है, वो अपना नाम कर लें मेयर हाफिज नईमुर रहमान साहब, तो वो हो जाएंगे, फिर हम शायद बात करने की पोजीशन में आ जाएंगे, तो उसके बाद हम बैठ के सीटों पर बात करेंगे। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह ने पीपल्स पार्टी को मेयर का इलेक्शन मिलकर लड़ने की यकीन दहानी भी कराई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हामिदुर रहमान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और नए मेयर कराची को ओहदा संभालने के लिए पुराने चैलेंज का सामना। बल्दिया उस्मा कराची के 8000 से ज्यादा रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन से महरूम है। बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान साहब, मेयर नया आ भी जाए तो मसाइल तो वही पुराने हैं। देखिए, बड़े मसाइल होंगे। 32 अरब रुपए का KMC का बजट है, लेकिन अगर KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात को आप देखें, 2016 से अब तक 8 अरब 47 करोड़ रुपए के बकाया जाते हैं। हर साल बजट में सिंध हुकूमत ने पेंशन बढ़ाने के ऐलान किए, जिसके बाद KMC मुलाजमीन की जो रिटायर्ड मुलाजमीन थी, इनकी पेंशन भी बढ़ी, लेकिन पेंशनर को मिला कुछ नहीं। 2019, 2020 और 2021 में और 2022 में भी हुकूमत ऐलान करती रही। मजबूरी तौर पर अब तक 30% से ज्यादा इजाफा हो चुका है और इन 4 सालों की अगर हम बात करें तो पेंशन में इजाफा हुआ तकरीबन 1 अरब 12 करोड़ रुपए का इजाफा हो चुका है। और मजबूरी तौर पर 8000 से ज्यादा रिटायर्ड मुलाजमीन है KMC के। 2016 से अगर इस वक्त तक की बात करें तो उनको पेंशन की बदले में कोई रकम नहीं मिल रही। हर साल इस रकम में इजाफा हो रहा है। अब ये वाजिबात 8 अरब 47 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो KMC जिसका बजट भी 32 अरब रुपए हो, उससे मुलाजमीन के 8 अरब रुपए अदा करने उनके पेंशन और दीगर बकायाजात की मद में। मेयर नया होगा लेकिन उसे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मसाइल सारे पुराने ही होंगे। असलम खान साहब, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस में इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल के फंड्स की निजी हाउसिंग मंसूबे में सरमायाकारी का इतराफ़ कर लिया है। पैसा किस मंसूबे में लगाया गया, चेयरमैन PTI को नाम ही याद नहीं। इस्लामाबाद से देखिए आदिल तनूली की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हरजाना केस की समाअत एडिशनल सेशन जज उम्मीद अली बलोच ने की। चेयरमैन PTI की जमान पार्क से वीडियो लिंक के जरिए पेशी। शौकत खानम अस्पताल के फंड्स की निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी से मुतालिक बड़ा इतराफ कर लिया। वकील सफाई के इस सवाल पर कि क्या शौकत खानम बोर्ड ने आपको सरमायाकारी का तहरीरी तौर पर बताया था, इमरान खान ने जवाब दिया, ये तो याद नहीं, अलबत्ता बोर्ड मेंबर की जानिब से रकम वापस जमा कराने पर मामला खत्म हो गया था। वकील ने कहा, मामला खत्म नहीं बल्कि शुरू ही यहाँ से होता है। सरमायाकारी की गई तो उस वक्त डॉलर का रेट 60 रुपए था, रकम वापसी पर डॉलर 120 रुपए का हो चुका था। इमरान खान के वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की तो ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा कि आइंदा समाअत पर सिर्फ 2 घंटे दे दें तो मैं जरा मुकम्मल कर लूंगा। इमरान खान बोले, आप इधर उधर के सवाल की बजाय सच पर आएं तो मामला जल्दी खत्म हो सकता है। आइंदा समाअत की तारीख शेड्यूल से देखकर आगाह कर दूंगा। इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल से मुतालिक बयान पर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 2012 में हरजाने का दावा दायर किया था। 4 सद्दा के इलाके ढेरी जरदाद में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे एजाज खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, अफसोसनाक वाक़या बताइए इससे मुताल्लिक़। जी, ये 4 सद्दा में ढेरी जरदाद का इलाका है तो जहाँ पर पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। भारी असलाह से चौकी को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसमें ये नतीजे में 3 पुलिस जो एहलकार है वो जख्मी हुए थे, जिसमें एक 4 सद्दा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज के दौरान इमरान नामी पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गया है, जबकि 2 जो है उनको तबी इमदाद दी जा रही है और उसके बाद उसको पेशावर मुंतकिल किया जाएगा। साथ में ये भी बताता चलूँ कि ढेरी जरदाद का जो इलाका है यहाँ पर
पुलिस 3-4 दिन से हाई अलर्ट था यहाँ पर, और बाकायदा यहाँ थ्रेट मिल रहा था कि चारसदा में कहीं भी अटैक हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और फैसलाबाद के नवाही इलाके डिजकोट में थाने पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ है। वाक़े में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बात करें एक ब्यूरो चीफ खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं। खुर्रम शहजाद, बताइए इस वाक़े के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, ये वाकया इस तरह है कि थाना डिजकोट में एक पार्टी को बुलाया गया था कि पुलिस की जानिब से तफ्तीश करने में, और ये कत्ल का मुकदमा था। जब वो पार्टी जो है पहुंची है थाने में, तो घात लगाए जो है 2 अफराद ने थाने के अंदर ही उन पर फायरिंग की है, जिस फायरिंग के नतीजे में जो है एक शख्स जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हुआ है, जबकि पुलिस एहलकार समेत जो है वो 3 अफराद जो है वो जख्मी हो गए हैं। तो और पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो जख्मी है उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें से एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। और फायरिंग करने वाले जो है 2 अफराद वो मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस की जानिब से उनकी तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। जी खुर्रम शहजाद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सयाह मॉल रोड पर इंजॉय करते हुए बर्फबारी के मुंतज़िर नजर आए। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल रहीम। जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी में बर्फबारी की खबरें आने के बाद मुल्क भर से सयाहों की बहुत बड़ी तादाद ने मलका कौसार मरी का रुख कर लिया है। आज सुबह होने वाली बर्फबारी के बाद यहाँ का दर्जा हरारत जो है वो -5 से ज़्यादा तक गिर चुका है और सर्दी की शिद्दत में बहुत हद तक इजाफा हो गया है। मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बस एक ही कमी है कि बर्फबारी हो जाए और हमारे मज़े को 4 चांद लग जाएं। जी, जैसा कि आपने सुना है कि इनका भी यही कहना है कि बर्फ़ अगर हो जाए तो हमारी जो सैर है उसको 4 चांद लग जाएं। जी, गलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंच गई है और बाड़ी गली पर फिसलन के बायस दर्जनों गाड़ियां भी फंस गई हैं। अब से कुछ देर पहले वहां पर क्या मनाजिर थे, आतिफ कयूम हमें दिखाते हैं। यहाँ नथे गली अयूबिया और ठंडहानी में रात से शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त हल्का सा जो है वो थमा हुआ है। सर्दी की शिद्दत में इस वक्त यहाँ पे इजाफा हुआ है। सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे नथे गली में पहुँची हुई है। खूब यहाँ पे इंजॉय जो है वो किया जा रहा है, सेल्फियाँ वगैरह भी ली जा रही हैं। इसके अलावा एक दूसरे को बर्फ़ के गोले वगैरह भी मारे जा रहे हैं। बाड़ा गली के मकाम के ऊपर दर्जनों गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे फंसी हुई हैं और उनको अभी पुलिस एहलकार पहुंचे हैं जो उनको यहाँ से निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस वक्त ये बताता चलूँ कि नथिया गली में 8 इंच से ज़ायद जो बर्फ़ है वो पड़ चुकी है। जी, आतिफ कयूम हमें आगाह कर रहे थे। अच्छी खबर यह है कि रूस से सस्ता तेल जल्द मिलने का इम्कान है। मार्च में मुआहदा हो जाएगा। इस्लामाबाद आए रूसी वफ्द के साथ बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में तेल की खपत कितनी है और इसके लिए हमें दूसरे मुल्कों पर कितना इन्हिसार करना पड़ता है, जानने के लिए चलते हैं साथी एंकर की जानिब। तेल देखो, तेल की धार देखो। तवानाई के शोबे में हमारे यहाँ भी सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी ही है। दरामदी तेल पर भारी अखराजात और महंगे दामों फरोख्त ने अवाम का तेल निकाल दिया है। पाकिस्तान में तेल की रोज़ाना खपत 3,80,000 बैरल है, जबकि मकामी पैदावार एक दिन में सिर्फ 70,000 बैरल है। अब अंदाज़ा लगाइए, हर दिन की ज़रूरत पूरी करने के लिए 3,10,000 बैरल तेल बैरून मुल्क से मंगवाना पड़ता है। आलमी मंडी में तेल की मौजूदा कीमत $84 फी बैरल है। हर महीने तकरीबन 93 लाख बैरल तेल की दरामद पर 78 करोड़ 12 लाख डॉलर खर्च होते हैं। अच्छी खबर यह है कि अब रूस से तेल 84 के बजाय $60 फी बैरल मिलेगा। 45 लाख बैरल रूसी तेल से हमारी आधी डिमांड पूरी होगी। इंपोर्ट बिल में हर महीने 51 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बचत होगी। रूस से मार्च में तेल की खरीदारी शुरू हो गई तो समझिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 से 40 रुपए लीटर कमी का इम्कान है। ट्रांसपोर्ट और बिजली की लागत में भी कमी आएगी और तो और महंगाई का जिन भी बोतल में बंद करने में मदद मिलेगी। तो एक तरफ विफाकी हुकूमत सस्ता तेल और गैस मुल्क में लाने के लिए कोशिशें कर रही है, तो दूसरी तरफ कुदरती गैस के वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान नाराज हो रहा है।
वाजिबात की अदम अदायगी पर बलूचिस्तान ने विफाक को गैस बंद करने की धमकी दे दी। सूबाई वजीर खजाना जमूर खान अचकजई का कहना है कि बलूचिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, विफाक फौरी मदद करे, खैरात नहीं अपना हक मांग रहे हैं। अगर 75 अरब रुपए के बकायाजात मिल जाएं तो बहरान खत्म हो सकता है। अगर बकायाजात ना मिले तो बलूचिस्तान से गैस की सप्लाई भी बंद करने का ऑप्शन मौजूद है। समा के नुमाइंदे नूरुल आरिफीन को खुसूसी इंटरव्यू में वजीर खजाना ने मजीद क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। का NFC का 11 अरब रुपए अभी तक हमारे वफाक के ऊपर बकाया, वो अभी तक हमें नहीं मिल रहा। गैस ले जा रहे हो, सप्लाई शुरू है, पंजाब को मिल रहा है, सिंध को मिल रहा है, पख्तूनख्वा को मिल रहा है। अच्छा, हमारे 30 अरब रुपए बकाया वो नहीं दे रहे। सर, क्या बलूचिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान से गैस की सप्लाई बंद कर सकती है? हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास मुकम्मल इख्तियारात है। तो जब एग्रीमेंट होगा तो फिर आप सप्लाई शुरू कर लें, आप हमें पैसे देंगे, हम आपको सप्लाई देंगे। 15 दिन में अगर हमें ये हमारे पेमेंट से हमें जो हमारी जो हक बनता है, चाहे वो PPL का है, चाहे वो दूसरे जो हमारे NFC का है, वो नहीं मिलता है, तो हम बैठेंगे, फिर एक फ़ैसला करेंगे। हमें ग्वादर अपने हाथ में दे दे, हमें रिकॉर्डिंग अपने हाथ में दे दे, हमें जो है संदक का अपनी तरफ हमें दे दे, हम तो पूरे मुल्क को चला के देंगे। लेकिन वफाक के साथ हम रहना चाहते हैं। हम कहते हैं इकाइयाँ मजबूत होंगी तो तब वफाक भी मजबूत होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि गर्दिशी कर्ज़े समेत तवानाई शोबे के मसाइल हल करना हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर ने खुसूसी कमेटी को गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्ज़े की रिपोर्ट जल्द मुरतब करने की भी हिदायत कर दी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में तवानाई के शोबे में इस्लाहात का जायज़ा लिया गया। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज़ा कम करने के लिए कायम कमेटी के कन्वीनर अशफाक यूसुफ तोला ने ब्रीफिंग दी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने हिदायत दी है कि खुसूसी कमेटी गर्दिशी कर्ज़ों को जल्द अज जल्द कम करने के लिए अपनी रिपोर्ट और लाहे अमल को हतमी शक्ल दे। अब आपको ये बताएं कि सुलेमान शहबाज ने फाइनेंस मिनिस्टर को जोकर कहने से मुतालिक अपने ट्वीट की वजाहत कर दी है। कहा, किसी ने नाम नहीं लिया, PTI के आखिरी 3 वज़रा के लिए लिखा था। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। वो तो PTI के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था, PTI के 5 उन्होंने चेंज किया था। मैंने तो 3 की बात की, इस्माइल का नाम नहीं था, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। एक और अहम खबर है कि FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी है। FIA ने अदालत में बयान दिया है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और किक बैक्स के शवाहिद नहीं मिले। सुलेमान शहबाज ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त वापस ले ली है। लाहौर से देखिए अरशद अली की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेशी दौरान समाअत FIA ने सलमान शहबाज और ताहिर नकवी की हद तक चालान जमा कराया, जिसमें कहा गया कि मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और किक बैक्स के शवाहिद नहीं मिले। सलमान शहबाज और ताहिर नकवी ने अबूरी जमानतों की दरख्वास्तें वापस ले ली। FIA ने शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नवंबर 2020 में दर्ज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 12 अक्टूबर 2022 को बरी कर चुकी है, जबकि सलमान शहबाज को अदालत में पेश न होने पर 15 जुलाई 2022 को इश्तिहारी करार दिया था, जिस पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फांसी जमानत करवाई और शामिल तफ्तीश हुए। FIA स्पेशल कोर्ट ने सलमान शहबाज को ट्रायल के लिए 4 फरवरी को तलब कर लिया। कैमरामैन खबर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। और परवेज़ इलाही का राबता। नवीद अकरम चीमा ने निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए आमादगी जाहिर कर दी। नवीद अकरम चीमा से परवेज़ इलाही ने टेलीफोन पर राबता किया, जिसके बाद उन्होंने निगरान वज़ीर आला के लिए नामजदगी के लिए आमादगी जाहिर कर दी। नवीद अकरम चीमा के मुताबिक मीडिया पर नशर होने वाली खबर बेबुनियाद है। हमेशा गैर जानिबदार रहकर पेशा वराना अंदाज में फ़राइज़ सरअंजाम दिए। निगरान वज़ीर आला का ओहदा मिला तो खुश असलूबी से कबूल करूँगा, पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करूँगा। नैब तरमीमी कानून के मुताबिक मुकदमा सिर्फ एहतसाब अदालतों से दीगर मजाज अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं, नैब को वापस नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसले में यह भी वाज़ेह कर दिया है कि रेफरेंस वापस होने का मतलब बरियत नहीं। मज़ीद जानिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट में।
तरमीमी एक्ट के बाद एहतसाब अदालतों से नैब को वापस होने वाले 300 मुकदमात की कानूनी हैसियत पर सवाल उठ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि रेफरेंस तो सिर्फ किसी दूसरी मजाज अदालत को मुंतकिल ही हो सकते हैं, नैब को वापस भेजे जाने का तो कोई तस्वर नहीं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में करार दिया कि नैब ये बताने में एहतसाब अदालतों की हर मुमकिन मुआवनत करे कि अब दायरा इख्तियार से खारिज मुकदमात कौन सी अदालतों में जाने हैं। ये भी वाज़ेह कर दिया कि किसी मुलजम के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस हो जाने का हरगिज ये मतलब नहीं कि वो बरी हो गया है। नए हकायक सामने आने पर नैब ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के लिए अब भी आज़ाद है, बस एहतसाब अदालत की इजाज़त लेना होगी। सरमायाकारी के नाम पर अवाम से फ्रॉड के मुलज़िम आदम अमीन चौधरी की अकाउंट्स डीफ्रीज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तफसीली फैसले में करार दिया गया है कि जो अहकामात एहतसाब अदालतों ने तरमीमी एक्ट से पहले जारी कर रखे हैं उन्हें अब कोई दूसरी मुतलका अदालत ही तब्दील कर सकती है और कोई नहीं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ऑनलाइन फ्रॉड में $2.5 मिलियन के करीब रकम से महरूम हो गई। भारतीय अखबार के मुताबिक ICC मामले की तहकीकात कर रही है। इसे साइबर क्राइम के नतीजे में $2.5 मिलियन का नुकसान हुआ है। गवर्निंग बॉडी ने मामले की इतला अमरीका में कानून नाफिज करने वाले इदारों को कर दी है। ये वाक़या गुज़श्ता साल पेश आया था। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद का निकाह हो गया है। रुखसती की तकरीब आज होगी। शान मसूद और निशा खान की निकाह की तकरीब पेशावर में हुई, जिसमें करीबी रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। आज उनकी रुखसती होगी। वलीमे की तकरीब 27 जनवरी को कराची में शेड्यूल है, जिसमें साथी खिलाड़ी भी शरीक होंगे।